गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अटल टनल। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इंडिया ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया फाइनली। तो आज हम इसको थोड़े डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ऊपर से ब्रीफ व्यू दे देती हूँ कि आज हम किस किस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट हिस्ट्री, देन इट्स स्ट्रक्चर, देन इम्पोर्टेंस क्या है और इसके अलावा इसको बनाने में चैलेंजेस क्या क्या है। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1990 में, जस्ट अ सेकेंड, 1990 में इसका जो है डिस्कशन इस प्रोजेक्ट पर होना स्टार्ट किया, यानी इसका जो एग्जिस्टेंस, जो नाम आया वो 1990 में आया। उस टाइम तक इसको रोहतांग टनल के नाम से संबोधित किया जाता था। इसके अलावा बाकी काफ़ी कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस थी। तो जैसे जैसे जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने इसको एनालाइज किया, आते आते 2000 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस चीज़ को फाइनल किया कि नहीं, हम ये टनल बनाएंगे। तो 2003 में इसकी जो जोग्राफिकल फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स, इन सब की फिजिबिलिटी को एनालाइज करके फाइनल कर दिया गया कि हाँ जी, हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। देन 2010 में हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी, हमारी जो सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ की नींव रखी कि मतलब जो अटल टनल जो थी उस टाइम तक उसको रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता था, तो उसकी नींव हमारी सोनिया गांधी जी ने रखी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना था 2015 में, बट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी इस प्रोजेक्ट में। तो इस टनल को कंप्लीट होते होते 2020 में इसको फाइनल होना था, बट फिर कोरोना वायरस आ गया। तो इसका माना गया कि ये सितंबर 2020 तक फाइनल होगी। और सच में जैसे कि अभी 3 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका उद्घाटन किया, इसका इनॉग्रेशन किया, तो सितंबर 2020 में ये प्रोजेक्ट बनके फाइनल हो गया। तो यही थी इसकी प्रोजेक्ट हिस्ट्री। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मनाली के रोहतांग, मनाली से थोड़ा ऊपर जाके आता है रोहतांग, और ये वाली जो रेंज है ये है पीर पंजाल रेंज। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है, काराकोरम माउंटेन रेंज एटसेट्रा, तो उसमें से एक है पीर पंजाल रेंज। तो उसी के नीचे, यानी उसी के एक पीर पंजाल रेंज के पहाड़ के बीच में से बनी है ये टनल। ये यहाँ रोहतांग मनाली से शुरू होती है और ये एंड कहाँ होती है, एक हाईवे है जो कि जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख को कनेक्ट करता है। तो ये जाके उस हाईवे पे ख़त्म होती है। तो इसके अलावा यानी ये इतनी लंबी रेंज है। इसके अलावा इसका सबसे पहले क्या था, ये तो इसका स्ट्रक्चर होगा कि ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है जो हम जानेंगे। जहाँ पे शुरू होती है वहाँ पे ब्यास नदी बह रही होती है, और जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ के बिल्कुल एंड पॉइंट पे चिनाब नदी है। तो यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नदी के बिल्कुल पास से होता है और एंडिंग पॉइंट भी एक नदी के पास ही होता है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। इसके अलावा अब हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके इम्पोर्टेंस को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका इम्पोर्टेंस ये है ट्रांसपोर्टेशन। पहले जो लेह लद्दाख में, जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है, तो उस टाइम तक यहाँ का जो एरिया होता था, ये जो लेह लद्दाख का और कुछ ये हिमाचल का एरिया होता था, हैवी स्नोफॉल में दिसंबर फरवरी जनवरी के टाइम में ये एरिया पूरे देश से डिस्कनेक्ट हो जाता था, क्योंकि यहाँ के रास्ते जो थे वो पूरी तरह जाम हो जाते थे स्नोफॉल के थ्रू। बट अब जब से टनल आई है तो ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या है, कनेक्टिविटी। सेकेंड थिंग क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे आपको कुछ चीज़ यहाँ से लेके कश्मीर में पहुँचानी है तो रेंजेस के बीच में, अब लोकल में तो आप सीएनजी वगैरह के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको सीएनजी और ये सब नहीं मिलता। तो इस वजह से वहाँ तक ट्रक्स का जाना प्लस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो अब जब से ये लेह पास जो भी बना है, तो इसका क्या हो गया, ये है, इसकी जो लेंथ है वो 8.8 किलोमीटर मानी जाती है, बट जीपीएस में इसको 9 किलोमीटर मान रहा है। यानी 8.8 किलोमीटर का ये था, बट जीपीएस बाबा जो है हमारे वो इसको 9 किलोमीटर का शो करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का जो लेह लद्दाख का एरिया, जो मनाली से हम यहाँ तक पहुँचने में 46 किलोमीटर लगते थे, वो अब इस टनल के थ्रू 9 किलोमीटर में कवर हो जाता था। तो यानी टाइम भी बचा प्लस कॉस्ट भी बची। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में अगर हमें कुछ मनाली से लेह लद्दाख तक पहुँचाना है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो गई, क्योंकि 46 किलोमीटर से अब हमारा सफ़र सीधा 9 किलोमीटर पे आ गया। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सहायक है। तो फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा कि कनेक्टिविटी,
सेकेंड फैक्टर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड फैक्टर अगर हम बात करें तो बॉर्डर्स। अब पहले क्या होता था कि लेह लद्दाख तक जाने के सिर्फ 2 हाईवे होते थे, 2 रास्ते होते थे, बट अब जब से ये टनल बनी है तो हमारे पास तीसरा रास्ता भी खुल गया है। तो इस तरीके से हमने एक और रास्ते का निर्माण कर लिया है जहाँ से हम यहाँ मनाली रोहतांग से हम लद्दाख तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ की इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कई बार सैनिकों को, मान लो अगर सर्दियाँ हुई, वहाँ पे अचानक से कुछ डिस्प्यूट हो गया, जैसे लेह लद्दाख में चाइना ने कर रखा है, तो अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो अब हमारे सैनिक मनाली से डायरेक्ट वहाँ तक ईजिली पहुँच सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सेसिबिलिटी कि हमने वहाँ तक ईजिली सैनिकों को अब हम एक्सेस करवा पाएंगे, वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। तो ये हो गई इम्पोर्टेंस की बात। अब अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस, सबसे पहले इसका ये जो है ये रेंजेस के बीच में, रेंजेस यानी पहाड़ों के बीच में, तो आप समझ सकते हो। जब पहली चीज़ क्या है कि जब चट्टान को खोदने की बात आई तो वहाँ पे कुछ चट्टान बहुत सॉफ्ट थी, कुछ चट्टान बहुत ज़्यादा हार्ड थी। तो उस तरीके से कभी अगर वो एक जगह पे खोदते थे तो वो ढह जाती थी, जिसमें मजदूरों की जान को भी खतरा होता था। सबसे पहले टेक्निकल प्रॉब्लम यही। सेकेंड टेक्निकल प्रॉब्लम यही कि वहाँ का जो आसपास का एनवायरनमेंट था, वहाँ का जो फैक्टर्स थे जो इन प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर रहे थे, उस चीज़ में एक बैलेंस भी मेंटेन करना था। थर्ड फैक्टर क्या था, जैसे कि मैंने बताया कि इस एरिया में जो इसका एंड पॉइंट है वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है और वो एरिया बंद हो जाए दिसंबर, फरवरी और जनवरी के टाइम। तो इस टनल का निर्माण कैसे किया गया, जैसे ये मान लो लेह लद्दाख का एंड पॉइंट, ये मान लो रोहतांग पास वाला स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों तरफ से टनल को खोदना शुरू किया गया। बट हर दिन में 5 मीटर टनल खोद ली जाती थी। बट दूसरी साइड से जब गर्मियों में तो खोद ली गई, बट जैसे ही सर्दियाँ आई तो वहाँ पे उन लोगों को काम रोकना पड़ा, जस्ट बिकॉज रास्ते बंद हो जाते थे। मजदूरों के लिए वहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं था, सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं था। तो सबसे ज़्यादा टाइम इसको किस में लगा, कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो ये थे कुछ इसके बारे में। अब हम थोड़ा ये अटल टनल के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट क्या था कि ये पीर पंजाल रेंज में है। सेकंड फैक्ट क्या था कि ये तीसरा ऐसा रास्ता है जो मनाली को लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर से टच करवाएगा। थर्ड फैक्ट ये था ये इंडिया का नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है। ये जो एल्टीट्यूड, ये 10,000 मीटर के एल्टीट्यूड पर बना है। तो ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। इसके अलावा अगर हम फोर्थ फैक्ट की बात करें तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली डेली 1500 ट्रक्स, इसके अलावा 3000 कार्स डेली इसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। फिफ्थ इसका पॉइंट ये हो गया कि इसके साथ साथ हमारे टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि जहाँ से मनाली से रोहतांग से जो लोग लेह लद्दाख जैसे बहुत ज़्यादा एडवेंचर के लिए लोग जाते हैं, वहाँ तक जाने में आपको कितना टाइम लग जाता है, 46 किलोमीटर, वो भी एक बुलेट पे। वही अब आप जब ये 9 किलोमीटर का सफ़र तय करोगे तो वो कितना ईजी हो जाएगा। फिफ्थ फैक्टर अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें सेफ्टी भी है। हर जगह पे, हर टनल में एक इमरजेंसी एग्जिट, मतलब हर कुछ मीटर की दूरी पे एक इमरजेंसी टनल बना हुआ है। कुछ मीटर की दूरी पे आपको फायर एंड एक्सटिंग्विशर मिलेंगे, कहीं फिर थोड़ा आगे जाओगे तो आपको सीसीटीवी, यानी बीच में सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो यही था आज का हमारा अटल टनल का प्रोजेक्ट, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अभी बिल्कुल 1 साल पहले ही बोला गया। अदरवाइज इसका नाम क्या था, रोहतांग टनल। तो इसी के साथ हम आपसे अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।